शम्स भाई का और सभी जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और थैंक यू इतना इलाबोरेट मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। इट इज़ वेरी नाइस बीइंग हियर, थैंक यू। नो थैंक्स टू यू। इकराम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैंने आपके जितने भी डिबेट्स देखे हैं, आप बहुत प्राइड से ये बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो रिलीजन बेस्ड ना हो। मैंने आपका ये नैरेटिव बहुत सुना है। लेकिन हमारा आप पे बहुत प्रेशर डाला जाता है कि आपको रिलीजन में फंसाया जाता है, क्वेश्चंस ऐसे करे जाते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब आपकी जो मेन मुद्दे हैं पॉलिटिकल, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट, आप इन मुद्दों पे कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैं टिकी रहूँ इन मुद्दों पर और रिलीजन के उस मुद्दे में ना फंसूँ? लाइक सो हाउ डू यू डील विद दैट नैरेटिव? फंसना नहीं है, हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है। कहीं पर अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर वो मज़हब मेरा हो या किसी और का हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ पे किसी और मज़हब के साथ भी अगर बेहुरमती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जिस पद पर मुझे वहाँ के लोगों ने बैठाया है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं उन सब के लिए आवाज़ उठाऊँ। और उसके साथ साथ जब पार्लियामेंट में जब भी बात करने का मौका होता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ें सुन के हमें न्यूज़ में, मीडिया में दिक्कत होती है, उसको रख सकें, लेकिन उसको एक लॉजिक के साथ बैक कर सकें कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब की अगर आप देखेंगे तो बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, वो एक ही हैं। तो बिल्कुल कोई नाइंसाफ़ी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और उसके लिए, क्योंकि दम में दम है और ऊपर वाले से ही सिर्फ हम डरते हैं, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन साथ ही हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम उन मुद्दों को ना भूलें जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके हमारे आजकल पोल्यूशन का मुद्दा है जो कि एक बड़ा इक्वलाइजर है। Absolutely. कोई भी यहाँ पे क्लास का डिवाइड भी खत्म हो गया है। बाहर निकलेंगे, आपको सांस लेना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप सब उसी में सांस लेंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं जिनको कोशिश करके हमें आगे रखनी है, क्योंकि ये एक बाइंडिंग फैक्टर है हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि उन सभी मुद्दों को भी हम आगे रखें एक लॉजिक के साथ, और साथ ही ये भी हिम्मत दिखाएं कि अगर हम पे या हमारे किसी साथी पे कोई भी नाइंसाफ़ी है तो उसके लिए हम मजबूती से आवाज़ उठा सकें। हाँ, इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर यू एंग्री और स्कैर्ड ऑफ दिस? मतलब ये जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इससे आपको तकलीफ होती है, या साइलेंस जो फॉलो करता है डिस्क्रिमिनेशन को, उससे आपको ज़्यादा लगता है कि, तो इन दोनों में आपको किस में आपको ज़्यादा फिक्र होती है? देखिए, बुनियादी चीज़ तो है जो डिस्क्रिमिनेशन है, पर कई बार हमारा देश ऐसे हालातों से गुजरा है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वक्त वक्त पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सामने आकर उन चीज़ों को नकारा है, उनके खिलाफ बोला है, तो उससे कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन जो और लोग हैं जो देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उनको ये हिम्मत मिलती है कि हमारी सरकार इस नाइंसाफ़ी को देख रही है और हमारी सरकार भी उसको नकार रही है। लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई टीका टिप्पणी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से उनके ऊपर नहीं होती कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। खुलेआम ऐसे लोगों को एक तरीके से इम्प्लाइड पावर का सपोर्ट है कि इम्प्लाइड है कि आप लोग करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो उस बात से इस चीज़ों को और बढ़ोतरी मिल रही है, जो मुझे लगता है सबसे अगर दर्दनाक और सबसे घातक अगर कोई चीज़ है तो वो वही है कि इम्प्लाइड पावर है फ्रिंज एलिमेंट्स के पास, कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। It's not the direct discrimination, it's the support of that discrimination. शैम्स जो है सच में मेरी खबर लेंगे, क्योंकि हिंदी में आने में बड़ा टाइम लग रहा है।